नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने के लिए, क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर उतर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें डराया जाता है, और जब डराया जाता है तो क्यों ना डर की बात पहले ही कर ली जाए, ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई गलत फहमी ना रह जाए। क्योंकि ये जो चैनल है जिस पर आप इस समय उपस्थित हैं, ये बातें बाजार की जिस इंटेंशन के साथ ओपन की गई है वो केवल इतना है कि देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए। क्योंकि यदि आप लोगों ने अब तक अपनी क्लास 12th की पढ़ाई की है और आप उसे उठाकर देखें तो 10th तक तो फाइनेंशियल लिटरेसी शब्द ही नहीं है कहीं। अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है जहां केवल विद्यार्थी मांग और आपूर्ति सीखता है। 11th 12th में अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया तो शायद आप इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कितने लोग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स लेते हैं ये आपको भी पता है। दैट मीन्स देश की मेजॉरिटी जो आबादी है या तो साइंस बैकग्राउंड है या आर्ट्स बैकग्राउंड है। कॉमर्स के गिने चुने लोग हैं और उनमें भी इस बात को लेकर संशय रहता है कि मार्केट कैसे चलता है। तो क्यों ना हम इस तरह की चर्चाओं को अपने व्यवहार में ले आएं कि आने वाले समय में जब भी कहीं आप बैठें तो आप फाइनेंशियली फूल ना डिक्लेयर हो जाएं। आपको यह पता रहे कि मार्केट में चल क्या रहा है। आपसे इस चैनल पर कभी भी किसी चीज की जिद नहीं की जाएगी कि आप मेरा ये प्रोडक्ट आ गया है और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं कोई ब्रोकर बन गया हूं, आप जाइए मेरे कहने से आप ये काम कर डालिए, मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर लीजिए। ऐसा कभी आपसे पहले ही डिस्क्लेमर में मैं डाल दे रहा हूं कि इसका जो उद्देश्य है वो आप लोगों के सामने एकदम पायस तरीके से है, ऑनेस्ट तरीके से है। आपको ये बताने का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने एबीसीडी, जैसे हमारा एक प्रयास था अंकित इंस्पायर्स इंडिया करके, जिसमें हमने प्रयास के दौरान ये पाया कि दुनिया भर में जितनी प्रकार की न्यूज चलती हैं, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देखो तो उसके अंदर चल रहा है कहीं ना कोई धर्म के मुद्दे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लूट खसोट हत्या वारदात ऐसी खबरें चल रही हैं। देश में क्या चल रहा है, आइदर देश का क्रिटिसिज्म या फिर देश के ऐसे मुद्दे जिनसे आपका मन विक्षिप्त हो चुका था। इसलिए हमने अंकित इंस्पायर इंडिया शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आपके सामने वो सारी घटनाएं लेकर के प्रस्तुत हुआ जाए जो कि आपको मोटिवेट करें कि हां हमारा देश कुछ सकारात्मक कर रहा है। अब चूंकि देश एक यूनिट है, यदि ये सकारात्मक करेगा तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में करेगा। इसीलिए हमने आपको देश की दुनिया के साथ जो संबंध है, जिसे आप इंटरनेशनल मुद्दे कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, उन विषयों पर काम करना शुरू किया था। तो अंकित इंस्पायर इंडिया आप सबके प्यार और मोहब्बत से जिस तरह से काम अपना कर रहा है, जिसमें हम देश के युवाओं में, देश के लोगों में, देशवासियों में, चाहे दुनिया के वो किसी भी कॉर्नर में रहते हों, उन्हें देश की उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो उन्हें सकारात्मकता से ओतप्रोत करती हैं और ऐसे मुद्दों पर भी ध्यान दिलाते हैं जो देश में काफी ज्यादा चर्चित हैं या फिर विवादित हैं। उसमें हम आपका स्टैंड बनाने में दोनों पक्ष आपके सामने रखकर शायद कोई मदद करते हैं। उसी क्रम में जो हमने वो काम किया, अब हमने एक दूसरा नोबल कॉज उठाया है और वो नोबल कॉज है कि आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना। क्योंकि देश में वर्तमान सरकार जो है उसने हाल ही में जनधन आधार अकाउंट खुलवाए थे, जैम अकाउंट खुलवाए थे। अकाउंट तो खुल गए लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स के अंदर पैसा 1000 से भी कम है। या फिर यूं कहा जाए कि अकाउंट्स तो खुल गए लेकिन अब या तो उनमें सरकारी स्कीम्स के पैसे आते हैं, लोगों में अभी तक भी अकाउंट या बैंक को लेकर डर है। जब बैंक को लेकर मेजॉरिटी देश की जनता डरती है तो विचार करके देखिए बाजार को लेकर उसके दिमाग में कितना बड़ा भय होगा। तो आप और हम मिलकर के जो कार्य अब करने जा रहे हैं वो कार्य है बातें बाजार की, यानी कि हम चर्चाओं में उन चीजों को लेकर आएंगे ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि बाजार हमसे ही है। यानी इस दुनिया में केवल वही कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी जिनको हम यूज करते हैं, जिनका हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप जिस फोन पर मुझे सुन रहे हैं उसका फीडबैक आपकी नजर में कैसा है, क्या आप किसी और व्यक्ति को उसे रिकमेंड करेंगे? आंसर यदि सत्य है, यदि हां में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप उस कंपनी पर भी विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आपने खुद से किसी और व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है। दैट मीन्स ये चीज आपसे दूर नहीं जाएगी। उदाहरण के लिए हम नोकिया का उदाहरण लें। आप में से बहुत से लोग कभी एक टाइम पर नोकिया यूज करते थे, बाद में आपने नोकिया यूज करना बंद क्यों किया? आंसर है जो आपकी डिमांड्स थी उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। आपकी डिमांड्स थी कि आप बिना किसी स्ट्रीमिंग क्राइसिस के अच्छा वीडियो देख पाएं, या फिर लोग जितना अच्छे से डिस्प्ले यूज कर रहे हैं आप बिना किसी हैंग हुए उसका उपयोग कर पाएं। आप स्वतः ही प्रोडक्ट चेंज कर दिए, कंपनी मार्केट से गायब हो गई। अर्थात जब तक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स पर फेथ रखता है तब तक वो कंपनी स्वतः ही मार्केट में ग्रो करती है।
तो ये तो बिल्कुल सीधा सा ऑनेस्ट तरीका है ना मार्केट को समझने का। तो इसमें इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज क्या लाना कि हम डर जाएं कि पता नहीं मार्केट किस भूत का नाम है, वो जब सामने आएगा तो हम लोगों को डरा के मार देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके भीतर कोई डर ना रहे। ये इतना बड़ा लेक्चर मैं सेशन शुरू करने से पहले इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके मन में क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे मार्केट को लेकर के कि ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि पता नहीं ये क्या चीज है, बहुत बहुत सिस्टमेटिक है। आज आपकी नजर में टाटा ऑटोमोबाइल्स, हर दिन आप देखते हैं कोई ना कोई कंपनी के बारे में, कोई ना कोई गाड़ी के बारे में फीडबैक आ रहा होता है, सेफ्टी में बहुत अच्छे हैं, दूसरी तीसरी कार आपको अब टाटा की दिखने लगी हैं। कॉमन सेंस कहता है कि जब प्रोडक्ट बिक रहा है तो स्वाभाविक है ना आने वाले टाइम में टाटा ऑटोमोबाइल्स का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। दैट इज वेरी मच क्लियर, है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों को कभी भी ये लगे कि हमें बाजार से कैसे मोटिवेट होना है, आप खुद को कैसे कनेक्ट करना है, आप अपनी जरूरत के सामान की एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं बस उनको देख लीजिए। अगर देखने भर से आपको समझ में आ जाए कि ये लोग और भी ऐसा करते हैं तो मार्केट आपकी समझ से दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब हम आज के मुद्दे पर आते हैं। लोग हमें उस विषय वस्तु से भटकाने के लिए कई बार कुछ ऐसा हमारे नॉलेज शास्त्र में डाल देते हैं जिससे हमारे मन में एक भय क्रिएट हो जाता है। हमें लगता है कि यार पता नहीं ये कहीं गुनाह तो नहीं हो जाएगा। क्यों भाई, आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठाकर देख लीजिए। आप अभी वर्तमान में जिस भी बल्ब को जला करके, मान लीजिए फिलिप्स का आपके पास बल्ब जल रहा होगा, सेलो का जल रहा पंखा चल रहा होगा, या फिर हीटर आपने किसी कंपनी का चला रखा होगा। अब प्रोडक्ट तो वो यूज कर रहे हैं, अचानक कोई भाई बंधु आता है और आपसे कहता है कि भैया आप उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा दो, भाव बढ़ जाएगा। क्यों भाई, मार्केट बेवकूफ है क्या? कोई कंपनी में, उस कंपनी में हिस्सेदारी क्यों चाहेगा? आप खुद से सोचो ना, आप किस कंपनी के मालिक बनना चाहोगे? जो कंपनी ग्रो कर रही है या जो कंपनी एकदम अटकी पड़ी है? स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दुनिया ने ऐसी भूल कई बार की है और उन्हीं भूल में से एक भूल है हर्षद मेहता स्कैम। असल में ये वो स्कैम है जिसमें लोगों को फूल बनाया गया। फूल बनाने का तरीका जो था वो क्या था, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। किस तरह से ये स्कैम हुआ, कैसे इसने लोगों की जिंदगी को तबाह किया, कैसे ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन गया। हर्षद मेहता वो व्यक्ति जिसके ऊपर वेब सीरीज बन चुकी हैं, अब तक शायद 2 वेब सीरीज इनके ऊपर हैं, एक बिग बुल के नाम से है और एक स्कैम 1992 के नाम से है। जब ये वेब सीरीज आई तब से ये हर्षद मेहता स्कैम फिर से एक बार सुर्खियों में आया। लेकिन लोग असल में ये नहीं समझ पाए कि कैसे ये जो व्यक्ति है ये पुलिस के हाथ चला गया। ये व्यक्ति पुलिस के हाथ कैसे चला गया, इसके पीछे का जो शास्त्र है वो बहुत ही नॉर्मल है। यानी कि अगर आप उस गणित को समझने के लिए 1 मिनट भी समय निकालते हैं तो आप अच्छे से ये क्लियर कर पाएंगे कि यार इसका मतलब कहीं तो इसने कोई गड़बड़ की होगी। अब वो गड़बड़ कहां की थी वो अब मैं आपको बताता हूं और उसमें आपको आज के सेशन के माध्यम से अवेयर भी करता चलूंगा कि ऐसी हर घटना से बचें। असल में आज हमारा सेशन था, हम जो करना चाह रहे थे कि शेयर मार्केट में ये ना करें, लेकिन हमें लगा कि नहीं, पहले आपको एक चीज कहानी सुनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना है ना। और हम मार्केट के अंदर आपको ना तो जाने की कह रहे हैं ना उसके बारे में डरने की कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं तो अवेयरनेस तो रख लीजिए ना कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आते हैं हर्षद मेहता के ऊपर। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है दैट इज हर्षद मेहता। एक समय इससे फिल्म स्टार्स भी चिढ़ते थे। चिढ़ते यूं थे कि इसने इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस की थी कि देश की सबसे महंगी कार हो या सबसे महंगा बंगला, उस पर नजर इसी की होती थी। और भाई जब पैसा है और पैसे के साथ साथ शोहरत अखबार की सुर्खियों में है, आप जहां जा रहे हो सेलिब्रिटी से ज्यादा आपका कल्ट पूजा जा रहा है, आप जहां जा रहे हो लोग आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो निश्चित ही जो सेलिब्रिटीज होंगी उन्हें इससे कंपटीशन तो होगा। खैर कंपटीशन शुरू कहां से हुआ अब हम आपको बताते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के विचारों को एक वेब सीरीज जिसका नाम है स्कैम 1992, शायद सोनी लिव पर है। सोनी लिव ने हमें कोई प्रमोशन नहीं दिया है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वहां के कुछ डायलॉग्स बड़े फेमस हुए थे और उसमें से यह था कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास को बुझा सकता है। ये कौन बोलता था? यही व्यक्ति, दैट इज हर्षद मेहता। इसका एक और डायलॉग बहुत फेमस हुआ जिसका मतलब था रिस्क है तो इश्क है, यानी कि अगर आप रिस्क लेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। ये उस प्रकार के विचारों का व्यक्ति था।
प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है, सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का चैप्टर। ये वो कोटेशंस थी, ये वो मीम्स बन गए जो लोगों ने खूब दबा दबा करके शेयर किए, लोगों ने अपने स्टेटस पर लगा के रखे। लोग मोटिवेटेड थे भाई इसके डायलॉग से। आज तक इसका इन्फ्लुएंस है। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रेजेंट होकर सुन रहे हैं और सुनते सुनते अपने साथियों से भी शेयर कर दे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये बात पता होना सबको जरूरी है। जब जेब में मनी ना हो तो कुंडली मनी हो ना हो तो जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपके जेब में पैसा नहीं है और आप कहते हैं मेरी कुंडली में शनि है, तो फर्क क्या पड़ेगा, शनि बिगाड़ क्या लेगा आपका जब पैसे ही नहीं है तो। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इस व्यक्ति की कहानी की। असल में ये वो व्यक्ति है जिसने देश को उस समय हिला डाला जब स्टॉक मार्केट उठ ही रहा था, या यूं कहिए कि स्टॉक मार्केट में रेगुलेशंस आने वाली जो संस्थाएं, सेबी जैसी संस्थाएं उस समय बन ही रही थी। ये उस समय के आसपास की बातें हैं जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। असल में एक स्टॉक मार्केट के अंदर घोटाला हुआ था जिसकी खबर छपी थी कि इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, सिक्योरिटी स्कैम में अमाउंट टू ₹5,000 करोड़। एक न्यूज बाहर आती है मार्केट में और कहती है कि लगभग भारत के मार्केट में 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले से कई लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है हमारा पैसा लेके भाग गया कोई, किसी को लगता है सरकार का पैसा लेके भाग गया कोई। हां, पैसा तो कहीं ना कहीं से गायब हुआ है, लेकिन वो कहां से गायब हुआ है यह समझना आज के सेशन का मेन मुद्दा हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। यह है वो व्यक्ति जिसे कि कहा जाता था बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट, हर्षद मेहता। इसे बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपको यह पहचानना है कि ये बिग बुल क्या होते हैं, तो इसके लिए हमने एक सेशन किया है इसी चैनल पर एक दिन पहले, जिसमें हमने शेयर मार्केट के एनिमल्स के बारे में आपसे चर्चा की है। एनिमल्स मतलब किसको बिग बुल कहेंगे, किसको बियर कहेंगे, किसको हिरण कहेंगे, किसे कछुआ कहेंगे, किसे शार्क कहेंगे, भेड़िया किसे कहेंगे, ये सारे जानवरों के बारे में हमने आपसे चर्चा की है। तो थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में बेसिक से बताना शुरू करते हैं। बात 1880 से 90 के दशक के बीच की बात है। अच्छा, थोड़ा इसका इतिहास भी हम आपके साथ साथ साझा करते चलेंगे। इसका जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के अंदर हुआ था, पनेल मोटी नामक जगह पर हुआ था। बचपन मुंबई के कांदीवली के अंदर बीता था। शुरुआत में यह व्यक्ति मतलब होली क्रॉस बेरोन बाजार स्कूल में सेकेंडरी की पढ़ाई करने के बाद में बीकॉम की पढ़ाई की। 8 सालों तक छोटी छोटी नौकरियां की। पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तौर पर सेल्स पर्सन की। फिर उसके बाद में इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज, इस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज का काम किया। ब्रोकरेज का मतलब ब्रोकरेज फर्म के अंदर काम किया कि मैं आपको शेयर दिला दूंगा, आप मुझे इतना कमीशन दे देना, उस प्रकार से। 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खुद को एज ए ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। मेहता ने मार्केट के हर पैतरे प्रसन्न परिजीवन दास से सीखे थे, जो इन्होंने पहला काम किया था और इसे इसी कारण से बिग बुल भी कहा जाता था। हर्षद मेहता 1880 से 90 के दशक का वो बेतहाज बादशाह था जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल दी। यानी कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जब कुछ नहीं जानते थे, तब ये लोगों को सपने बेचा करता था कि भाई आप लोग स्टॉक मार्केट से स्टॉक परचेज करो, ये पैसा बढ़कर कल इतना हो जाएगा। आप सोचो कि आज मैं आकर के आपको मोबाइल पर या कैमरे पर दिखाई दूं और ये कह दूं कि आज आप मेरे कहने से ये सामान खरीद लो, कल ये सामान इतने रुपए का हो जाएगा। आप एक बार के लिए आपको लगेगा अरे फर्जी बात कर रहे हो यार, लेकिन अगर सच्चाई में ऐसा हो जाए तो, और आपके दिमाग में कॉमन सी बात आनी चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। आप छोटा सा उदाहरण ऐसे लीजिए, त्योहारों का दिन है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, त्योहारों का दिन है, आपको कोई सामान खरीदना है। उदाहरण के लिए शुगर केन, गन्ने खरीदने हैं। त्योहारों पे कई बार दिवाली के अवसर पर राजस्थान साइड में गन्ने का काफी प्रचलन होता है कि पूजा के लिए लेकर जाया जाता है। मार्केट में आप गन्ने खरीदने पहुंचते हैं। आपको लगता है कि मुझे इन गन्ना व्यापारियों को लाभ पहुंचाना है। आपने क्या किया, उस मार्केट में जहां 100-200 दुकान थी, छोटा सा कस्बा था आपका, वहां पर लगभग 50 दुकानों के पास गन्ने थे। आपने क्या किया, एक ट्रॉली गन्ने मंगवा करके एक दुकानदार के पास रखवा दिए कि देख एवरेज कितना रुपया किलो गन्ना बिक रहा है। बोले यार 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो बिक रहा है, मैं तेरा यही 50 रुपए किलो बिकवा दूं तो? बोले क्या गजब बात कर रहा है, ऐसे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बोले क्या? बोले रुक जा। अब मैंने क्या किया, अपनी जेब में पैसे रखे और पैसे अपनी जेब में पैसे। अब ये बड़ा सवाल है कि मेरे पास पैसे कहां से आए। घोटाला यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन पहले आपको प्रक्रिया बताता हूं, फिर मैं इस पैसे की कहानी को बताऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने पैसे रखे अपनी जेब में
और मान लीजिए 5,000 रुपया 50,000 रुपये जेब में रख लिए, ठीक है। 50,000 रुपये रख करके मैं छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं जिनके पास गन्ने थे उनके सारे गन्ने खरीद लिया कि भाई मुझे सारे गन्ने दे दो आप। त्योहार से एक दिन पहले मैंने पूरी तरह से गन्ने साफ कर दिए मार्केट से, केवल एक दुकान पर गन्ने छोड़ दिए। अब आप मुझे बताइए, मांग त्योहार पर आनी ही है, सप्लाई के नाम पर गन्ना है नहीं। अब वो दुकानदार उसे 20 का बेचे या 50 का, लेकिन मैंडेटरी है कि वो तो साहब बिकेगा ही, क्योंकि वो कंपलसरी है बिकना, क्योंकि त्योहार में ले जाना है घर पे। अब वो जो 50 रुपए का गन्ना बिकेगा और 20 रुपए के भाव पर उसने खरीदा था, 10 के भाव खरीदा था, 20 में मार्केट बेच रहा था, आप 50 के भाव पर बेच रहे हो। आपने ऐसा करके पूरा क्विंटल भर सामान बेच दिया। इतना ही नहीं, जो आपने खुद ने खरीदा था ना वो भी बेच दिया। यानी आपने क्या किया, मार्केट के भाव चढ़ा दिए। ऐसे व्यापारी जो मार्केट का बाकी सामान खरीद के माल बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं, या स्टॉक करके वैल्यू बढ़ा देते हैं, मार्केट शेयर मार्केट में इन्हें ही बुल कहा जाता है, क्योंकि बुल जो है वो भाव बढ़ाता है, सींग से मारकर ऊपर चढ़ाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना मार्केट की, ये इस व्यक्ति ने, अब आप विचार करो कि ये तो आपने एक छोटे से बाजार की बात करी, सवाल को बचा के रखना अपने दिमाग में, 50,000 भी कहां से आए। कहानी की कृपा वहीं अटकी हुई है। एक जो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में ब्रोकर का काम करता है, उसके पास 50,000 की बात नहीं होगी, यहां से आगे बात होगी उसके पास इतना पैसा कैसे आया कि वो कंपनियों के स्टॉक खरीद लेता था, बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से खरीद करके आगे निकल जाता था। यहीं पर सारी कृपा अटकी है। हम आएंगे थोड़ा थोड़ा मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आप इस बात को पकड़ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो आपने भाव बढ़ाने का तरीका उस व्यक्ति का सीख लिया, बुल के नेचर समझ ली। बुल क्या करेगा, मार्केट का भाव चढ़ाएगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं साहब। फिर ये व्यक्ति जो है, हमने बुल के बारे में बता दिया, इसको सेशन को देख लीजिएगा समय मिल जाए तो। ये उस समय का जमाना है, 1992 के अराउंड का जमाना है, जब स्टॉक मार्केट में, जब आप लोग आज जैसे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है। कहीं से भी यदि कोई व्यक्ति आपको यह बोलेगा कि मैं आपको शेयर प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा, दैट मींस वो आपको झूठ बोल रहा है। मार्केट में शेयर अब प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं आता, मार्केट में शेयर केवल डीमैट अकाउंट में ही आता है, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं खुलवाना तो एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने एंजल वन का आपको लिंक दिया है, आप वहां जाके खुलवा सकते हैं। 1992 में क्या होता था कि लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने ऐसे लाइन लगा के खड़े होते थे शेयर खरीदने के लिए, कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए। आप देखिए इधर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो लाइन में लगे हुए हैं, ताकि ये अपना शेयर का एप्लीकेशन जमा करा सकें और प्रिंटेड फॉर्म में शेयर ले सकें। आप सोचकर देखो, इसका मतलब शेयर खरीदना है तो पहले मुंबई जाओ, मुंबई जाकर के लाइनों में लगो, लाइनों में लग के शेयर खरीद के लाओ। ये बहुत टीडियस जॉब था। तभी तो उस समय जो शेयर सूचकांक चलता था वो बहुत पीछे चलता था। 3,000 का सूचकांक जो आज 50,000 टच करता है, 3,000 सेंसेक्स चला करता था, है ना। और भी नीचे शुरू तो 450 से हुआ था। दैट मीन्स ये चीजें जो पहले थी, इनको सरकार ने सेबी के माध्यम से, सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के वित्त विभाग के अधीन वो नियामक संस्था है जो हर प्रकार की डील को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, उसके माध्यम से एनएसडीएल खुलवाया और नेशनल स्टॉक के माध्यम से जो कंपनी खुलवाई, आज वही दुनिया भर के सारे डीमैट अकाउंट ऑपरेट करती है। यानी अब आपको ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये उस जमाने की है। तो अब आप सोचो, भीड़ के अंदर यहां खड़ा होकर एक व्यक्ति, जैसे यहां खड़ा है मान लो, और यहां खड़ा होकर के वो क्या बोल रहा है, एक बार सिंपल सी बात समझना। यहां खड़ा होकर के एक आदमी खड़ा है, टेबल पे खड़ा हो गया, चिल्ला रहा है कि आज भाई इसके शेयर खरीद लो, इसके शेयर खरीद लो, अगर ये शेयर खरीद लिया कल की गारंटी है ये शेयर कल 500 रुपए का हो जाएगा, आज 100 रुपए का है कल 500 का हो जाएगा। आपने एक दिन तो विश्वास नहीं किया, लेकिन इस भाई ने क्या किया कि बेटा आज तो मैं केवल डेमो देने आया था। अगले दिन आप देखते हो कि वाकई में वो शेयर 500 का हो गया। आपका दिमाग एकदम भन्ना गया, अबे खरीद किसने लिए? क्योंकि शेयर के अंदर तो भाव तब बढ़ता है ना जब कोई खरीदार हो, क्योंकि जितनी डिमांड होगी मार्केट उतनी चढ़ेगी। तो डिमांड किसने? तो बोले भाई साहब ये तो हर्षद मेहता ने खरीद लिए थे। यानी कि जितने भी शेयर थे, बोले मुझे वो कंपनी पसंद आई, मैंने उसके शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदे, बोले भाई साहब आप तो कह रहे थे 500 का, बोले अब 500 का नहीं है, अब तो 1000 का है, और मैं फिर गारंटी दे रहा हूं ये कल 1500 का हो जाएगा। अगले दिन भाई साहब ये लोग इधर की तरफ इस तरफ मुड़ गए कि यार आप एक काम करो, उस कंपनी के शेयर आप ही हमें दे दो। बोलो कितने का दे पाओगे? बोले अब तो 1500 का मिलेगा, लेकिन गारंटी है कल 2000 का हो जाएगा। भाई साहब लाइन पर लाइन लगना शुरू हो गई। अब आप विचार करो, इसके भक्त कौन बन गए? वो लोग जिन्हें लालच है इस बात का कि पैसा 1 से 2 कैसे होगा, और 1 से 2 करने के लिए इसने युक्ति क्या बता दी, पहले सारे शेयर खुद खरीद लूंगा,
अभी तक सवाल अटका के रखना दिमाग में, खुद खरीदने का पैसा कहां से आ रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली खरीदना तो पैसे से है ना, खुद के पास कहां से आया, हालांकि बेच के पैसा कमा रहा है। अब देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, इसने क्या किया ना, खुद से पहले पैसा कहीं से जुगाड़ा होगा, वही जुगाड़ पर ही घोटाला है। इसने जहां से जुगाड़ा अपने पास लिया, शेयर खरीद लिए, सारे शेयर खरीद के अगले दिन महंगे दाम में सबके शेयर खरीदवा दी, खुद का शेयर बेच करके औरों को खुद पीछे हट गया, पैसा कमा लिया, पैसा कमाकर जिससे पैसे लिए थे उसको लौटा दिया। यानी कि इस प्रक्रिया को समझना आप, खुद ने पहले 500 का खरीदा, लोगों को वादा किया अगले दिन 1000 का हो जाएगा, बेचने वाला अगले दिन वो खुद है, 1000 का बेच करके खुद ने 500 में खरीदा था, 1000 में बेच के 500 का मुनाफा दबा के अंदर निकाल लिया, और जिससे पैसे लिए थे उसको पैसे पकड़ा दिए। ये कारनामा कौन कर रहा था? हर्षद मेहता कर रहा था। आज ये सब चीजें नहीं होती हैं। क्या नहीं होता है? ऐसे बोली लगा के शेयर नहीं बिकते हैं। तो क्या होता है, आजकल सब शेयर डीमैट अकाउंट के थ्रू चलते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते भी हैं ना, तो मैंने डीमैट का लिंक इसीलिए आपको डाला है, और इस लिंक पर आप कॉल करिए। लिंक पर जब जाएंगे तो आपकी प्रक्रिया की मदद करने के लिए भी एंजल वन वाले आपको कॉल कर लेंगे। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कि फ्री अकाउंट है, 0% पैसे के साथ ये खुलता है, ठीक है। अब क्या हुआ साहब, अब ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या करने लगा, इसने अब खुद की एक कंपनी शुरू की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेंबरशिप ले ली। 80 का दशक खत्म हो रहा था और हर्षद का जलवा बढ़ता जा रहा था। 90 का दशक आते आते हर तरफ अखबार के अंदर हर्षद मेहता छाया हुआ, मैगजीन में उसकी तस्वीरें छपी हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके साथ मीटिंग के लिए तरसते थे, फोटो अपॉर्चुनिटी मानी जाती थी साहब। बड़े लोग ये मानते थे कि अगर हर्षद के साथ फोटो आ गई तो समझो कि बड़े आदमी के साथ फोटो। आज जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े आदमी से मिलकर आया, सीएम पीएम टाइप के आदमी से मिल आया, या किसी बड़े व्यापारी से मिल आया, तो क्या लगता है ना उसको कि मेरे जीवन में इतनी महत्व तो हो गई कि मैं उतने सारे लोगों के साथ कनेक्शन रखता हूं, वो दिखाने के लिए काम में लेता है। ऐसे हर्षद मेहता के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फोटो खिंचाकर ये दिखाते थे कि अपन तो यार मार्केट के किंग से सीधी जानकारी रखते हैं। मतलब समझ रहे हो कि मैंने हर्षद के साथ में 1 करोड़ रुपए दिए थे, 5 करोड़ बनवा लिए। अब आप सोचो, बिल्कुल सहारा, जो सहारा सुब्रतो राय सहारा करता था ना, यही कारनामा, वैसा ही था ये व्यक्ति। लोगों में यह विश्वास आने लग गया कि यार अगर मान लो एक्स सेलिब्रिटी ने इसके साथ फोटो खिंचवाई है, अब यदि ये सेलिब्रिटी खिंचवाई है, दैट मींस इसने भी पैसे लगाए होंगे, तभी ये सेलिब्रिटी कल इतनी महंगी गाड़ी ले आया, क्योंकि इसका पैसा इतने का हो गया। लोगों के दिमाग में ये पिक्चर घर करने लगी और ये बिग बुल जो है मार्केट को उठाना ले गया। कहानी जहां से निकल के आना शुरू हुई ना कि भाई कहां से, मतलब ये मार्केट को एकदम गोलमोल कर दिया। इसने एक ऐसा कुबेर का खजाना पकड़ लिया कि बेटा अब मार्केट को मैं नीचे नहीं लेके जाऊंगा, हर किसी को उम्मीदें बेचना शुरू कर दिया। फिर साहब पकड़ में कैसे आया, मैं आपको बताता हूं। असल में एसीसी सीमेंट आप जानते होंगे, उनका शेयर था जो बहुत कम दामों पर चलता था, 200 के दाम पर चलता था। इन्होंने क्या किया, एसीसी सीमेंट वालों से बोला कि आप डरो मत, मैं आपका जो शेयर है ना ये 9000 तक ले जाऊंगा। बोले 200 को 9000 पे, बोले बड़ा गेम खेलेंगे, क्या दिक्कत है। बोले मतलब, बोले आपका जो स्टॉक है मुझे बेच दो। स्टॉक आपको बेच दें मार्केट के अंदर। अब बात तो समझ में आ गई ना, वो गन्ने के व्यापारी से समझ लो, आप सारा गन्ना खरीद लिया तो व्यापार तो आप जैसे दिशा में चाहोगे ले जाओगे। अब कॉन्टैक्ट्स आपके इतने बन चुके हैं कि सब व्यक्ति हर्षद मेहता से ये पूछना चाहते हैं कि भाई साहब ये बता दो ना कल किसका भाव चढ़ेगा, आप बताओगे हम वही खरीद लेंगे। इस व्यक्ति ने 5-7 साल तक ये विश्वास कमाया, लोगों को ये पहले ही बोल देता था कल ये भाव चढ़ेगा ले लेना। लोग भाई साहब इसको टिप, और नहीं क्या बोलोगे, टिप है ये कि मैं अगर आपको आकर के कहूं कि आज कोई चर्चा नहीं है अचानक किसी कंपनी की, मैं कहूं कल इस कंपनी का शेयर इतने का हो जाएगा, आपको तो भाई साहब ट्रस्ट इसलिए और बन जाएगा कि वाकई में हो गया। सोचो कितने लोगों ने कितना पैसा बना लिया इसकी इन टिपों से चलते हुए। ये मार्केट को बबल बना करके फुलाया जा रहा था। कोई बात नहीं साहब, ये सब चीजें चल रही थी, बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियों का काफिला, कहते 16 गाड़ियां थी इसके पास में। और इसके पास में जिस शेयर को ये छू ले, यानी कि अगर किसी को यह पता चल जाए कि हर्षद मेहता ने इस शेयर को खरीदा है, तो समझो कि अगले दिन लोग बस इस बात से, जैसे मैंने क्या कहा, आपने गन्ना खरीदा तो कल गन्ना महंगा हो जाएगा। अब समझो कि अगर हर्षद मेहता ने ये शेयर खरीद लिया, ये न्यूज भी लीक हो जाए, क्यों? क्योंकि हर्षद मेहता सबके तो फोन उठाएगा नहीं, अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, देश इन्वॉल्व हो रहा है उसके साथ। तो केवल इतनी सी न्यूज बाहर आती थी कि आज हर्षद मेहता ने इस कंपनी के शेयर खरीदे, भाई साहब अगले दिन तो उस शेयर के भाव स्वतः ही चढ़ जाते थे। इतना बड़ा आदमी कि जो शेयर मार्केट का इतना बड़ा बुल हो गया था। समझ गए अब आप मुद्दे को पकड़ गए? ठीक है, अब आपका सवाल दिमाग में आने लगेगा और मैं इसीलिए इस सवाल को बचाए जा रहा हूं। पैसा कहां से लाया इतना खरीदने का? प्रॉफिट से कमाया वो तो समझ में आया, लेकिन प्रॉफिट से पहले भी तो तूने स्टॉक खरीदा था, वो पैसा कहां से लाया? और बाद में भी किसी का भी एसीसी जैसी कंपनी का तू पूरा शेयर खरीद लिया क्या? कहानी क्या थी?
बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी शोहरत और जान लो इसकी। 1550 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी गाड़ियां, सी फेसिंग बंगलो, ये सब चीजें थे इसके पास में। अब कहानी निकल कर आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार है जिनका नाम है सुचेता दलाल। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखा। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने हर्षद मेहता को जेल में भिजवाया। ये वो पत्रकार हैं जिन्हें सरकार ने इस कारण से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। यानी कि एक पत्रकार की नजर से यह व्यक्ति नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि जब ये सारे कारनामे कर रहा था तब फिर जाकर के उस पत्रकार ने समझा कि यार ये अल्टीमेटली करने के लिए पैसे कहां से लाता है, क्योंकि शेयर तो पैसे से खरीदा जाता है। अगर ये शेयर खरीद कर आप और हम क्या करते हैं, भाई हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब हमारे पास ये अकाउंट हो गया जिसपे कोई चार्ज नहीं लग रहा है। हम क्या करते हैं कि भाई चल कोई बात नहीं, 50 शेयर इस कंपनी के खरीद लिए कि नहीं, भाई साहब ने बोला था ले लिए। लेकिन अचानक आपको क्या लगता है कि भाई हमने शेयर खरीद तो लिया, लेकिन शेयर खरीदने के बाद में अब हम इसका क्या करें? बोले अब क्या करें? इस आदमी से मिले। ये आदमी क्या कर रहा है? ये शेयर एक नहीं खरीद रहा, ये कंपनी के सारे शेयर खरीद ले रहा है। आप और हम मुश्किल से 100-500 रुपए, 1000-2000 रुपए के शेयर खरीद लिए होंगे। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? लाखों करोड़ों के शेयर खरीद रहा है। बोले यार, जो आदमी कल तक एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करता था, एक ब्रोकर की तरीके से जिम्मेदारी निभाता था, आज करोड़ों का सामान खरीद रहा है। हो क्या रहा है ये? खरीद कैसे रहा है ये? अब आती है असली कृपा, जो आजकल बहुत लोग करते हैं। मैं आपको वो बात बताता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे जानकारों को जानते होंगे जो ये काम करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी क्रेडिट कार्ड का कॉल रिसीव किया है? किया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्रेडिट कार्ड का कॉल आता है, साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, मैं फला बैंक से बोल रहा हूं, आता है? अच्छा, क्रेडिट कार्ड वालों के साथ क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। कई बार आप नोटिस करिएगा, साहब 45 दिन का समय है आप लोगों को क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए। बोले ठीक है, आपने एक बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने उसकी वजह से पैसे निकाल लिए, 45 दिन के अंदर आपको पैसे चुकता करने थे। अब दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी ले लिए, मान लीजिए कि एक HDFC का लिया, एक SBI का ले लिया। HDFC से 45 दिन का पैसा निकाल लिया। अब बारी थी पैसा चुकाने की, इधर गए SBI से, SBI से अगले 45 दिन का निकाल के इसको चुका दिया। फिर अगली बार HDFC से निकाल लिया, फिर SBI से चुका दिया, SBI में HDFC का चुका दिया, चल गई चेन। और आपके पास एक पूंजी निकल कर आ गई। उस पूंजी को आप किस में यूज कर रहे हैं? व्यापार में यूज कर रहे हैं। कई सारे व्यापारी आज भी यही काम चलता है। जो लोग, और फंसते कब हैं? एक बार बस ब्याज चूक जाए, एक बार डेट चूक जाए, मर जाएंगे फिर। लेकिन ये करते बहुत से लोग हैं। ये व्यक्ति इस काम की सबसे बड़ी सीढ़ी पकड़ लिया था। क्या किया? अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो क्या होता है ना, आप लोगों को ये तो पता है कि सरकार बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है, जिन्हें आप GSEC कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। और बैंक्स जो होती है ना, वो उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक तरह से गिरवी रख करके लोन लेती हैं कि भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने फला बैंक में जमा करा दी, उसकी एवज में हमने लोन वसूल लिया, ठीक है। आज ऐसे समझो, जैसे SBI है ना, SBI को RBI से पैसा चाहिए, तो उसको क्या करना होगा? अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी होगी और उसके बदले में लोन लेना होगा। वहीं पर आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की कहानी सुनते हैं। लेकिन RBI पैसा वसूलती है काफी कुछ, और फिर प्रक्रिया काफी ज्यादा होती है। इसलिए बैंक आपस में क्या करती हैं, उस समय भी करती थी कि एक दूसरी बैंक से पैसा ले लेती थी। जैसे मान लो कि मुंबई की एक बैंक है, SBI बैंक है, उसको अचानक पता चलता है कि यार पैसे की जरूरत है, 50-60 करोड़ रुपए की जरूरत है। बोले क्या करें? SBI वालों ने PNB वालों से बोला कि सर सुनो, आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, 50 करोड़ हमें दे दो आज के लिए, कल हमारे पास आ जाएंगे, हम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप दे देना, पैसा हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? ये वो असेट है जिसको कि सरकार को पैसे देके प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार से समझो, बैंक भी अपने पास सरकार को पैसे चुका करके कोई एक अमाउंट की रसीद पकड़ के रखता है। तो ये समझो कि गवर्नमेंट बॉन्ड है ना। मान लो कि ये एक बॉन्ड है, SBI ने PNB से कहा कि भाई PNB ये पकड़, मुझे 50 करोड़ दे दे, ठीक है। अब ये PNB के पास पहुंच गया, इसकी वाकई में वैल्यू 50 करोड़ है, इसी कारण से PNB ने आपको पैसे दिए। बदले में इसकी गारंटी क्या मिली आपको? पैसा तो मिल गया, लेकिन ये चीज मैंने आपको दी है तो एक रसीद भी मिलेगी ना, कि हाँ भाई मेरे पास तुम्हारी बॉन्ड जमा है, एक रसीद मिल गई, ठीक है। रसीद मिलने के बाद में आप उस रसीद से ही सारे काम कर रहे हैं। इसकी रसीद इधर, इसकी रसीद इधर, यानी इसको PNB को जरूरत पड़ी, इसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर रख दी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अरे बोले यार रोजाना गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालो, इधर से उधर ले जाओ। ये वो जमाना था जब सब चीजें हार्ड कॉपी में हुआ करती थी। बोले रोज लॉकर में से निकालो, फिर उधर जाके जमा कराओ। यार एक काम करो, सुनो, अब तुमको विश्वास तो है हमारे ऊपर? बोले हाँ है। तो बोले एक काम करो, तुम केवल रसीद भेज दिया करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी तिजोरी में रखो। बोले मतलब?
बोले मतलब ये कि अगर पीएनबी को एसबीआई से पैसा चाहिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं ये नहीं बता रहा कि इनके साथ ये सब हो रहा था, कि यदि पीएनबी को एसबीआई से पैसा चाहिए, केवल रसीद भेज दो कि भाई साहब पैसा भेज देना, हम भेज देंगे, हमें पता तो है ना कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है। बोले बहुत बढ़िया। लेकिन मुसीबत पता है क्या थी, दोनों बैंकों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में ब्रोकर लगता था। ब्रोकर बोले तो दलाल, जो दोनों बैंकों को कांटेक्ट में लाता था। यह प्रक्रिया उन दिनों बहुत आम थी और यह दलाल की जिम्मेदारी होती थी किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़े तो दूसरे बैंक से लाकर दिलवाना, और उसकी मियाद रखते थे 15-15 दिन, यानी कि 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, एक दूसरी बैंक आपस में पैसा एक्सचेंज कर लेती थी। बस यह कृपा पकड़ गया। आपको समझ में आ गया होगा हर्षद मेहता क्या किया। वो इसी प्रकार की एक रसीद को पकड़ के एक बैंक के पास जाता है, सर पैसा देना। अब एसबीआई को यह नहीं पता है कि कोई पीएनबी से हमारे नाम पर पैसा लेने चला गया। क्यों? क्योंकि इसने तो दलाल को पकड़ लिया, दलाल से वो रसीद बनवाई, पीएनबी के पास पहुंचा, सर पैसा देना। सर ने पैसा पकड़ा दिया। अब सर ने जैसे ही पैसा पकड़ाया, वो व्यक्ति उस पैसे को लेकर चला आया। पैसा लेकर के वो एसबीआई के पास नहीं गया, 15 दिन बाद जाऊंगा, क्योंकि 15 दिन की तो मियाद है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 दिन तक तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। इस बीच में हर्षद मेहता इसी पैसे से उस बाजार के सारे गन्ने खरीद लिया, या यूं समझो कि शेयर मार्केट के सारे शेयर खरीद लिया, उस कंपनी के सारे शेयर परचेज करके रख लिया। और इधर आपको क्या बोल दिया कि भाई शेयर का भाव बढ़ेगा। अरे स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा पैसा, करोड़ों में आप पैसा उस बैंक का लेकर आ गए हो, तो निश्चित ही कारनामा तो होगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, इसमें गलत क्या था? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो प्रक्रिया चल रही थी ना। हां, गलत क्या था, यह सवाल आज भी उठता है। इवन ये जो सुचेता मैडम है, इन्होंने भी कई बार कई इंटरव्यूज में कहा है कि केवल वही गुनहगार था, यह कहना गलत होगा। गुनहगार उस समय बहुत सारे लोग थे जो बैंक में भी थे, जिन्होंने गलत परिपाटी क्या डाल दी थी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या गवर्नमेंट बॉन्ड को इधर से उधर नहीं कर रहे थे, पर्ची को इधर से इधर कर रहे थे। तभी तो बड़ी मात्रा में बैंकर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। यह जब बात उजागर हुई, उस समय एसबीआई के लगभग 650 करोड़ रुपए मार्केट में चल रहे थे, और एसबीआई को ही नहीं पता था कि मेरे नाम से पैसा मार्केट में तैर रहा है, क्योंकि वो तो टिकट पे चल रहा था। वो क्या कर, वो तो बिल्कुल इस कमी का फायदा उठा रहा था ना। देखिए, अगर आपको लूपहोल, जैसे क्रेडिट कार्ड का लूपहोल मैंने आपको बता दिया, ये पता होते हुए भी बैंक कुछ नहीं कर पाती हैं। एग्जैक्टली वो भी इस समय यही कर रहा था। बैंकों को पता था कि ये 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में ब्रोकर पैसे को इधर से उधर करते हैं। अब इस दौरान वो व्यक्ति उस पैसे से भी कुछ कमा जाएगा, ये तो उस व्यक्ति का टैलेंट हो गया। लेकिन सुचेता जो है वो इस बात को इसलिए हाईलाइट कर गई कि इन्होंने बैंकों के साथ धोखा किया है। पीएनबी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसा लेके आ रहा हूं, लेकिन इन बिटवीन 15 दिन में ट्रेडिंग में पैसा लगाकर और ऐसी जगह पैसा लगाया जस्ट श्योरिटी थी कि यहां से तो रिटर्न आएगा ही आएगा, और वो उस रिटर्न को लेकर के खुद का मुनाफा कमाया। अगले दिन बैंक को पैसा लौटाया, बैंक भी खुश, ये भी खुश। आप सोचो, बैंकें आजकल इसीलिए सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करती हैं। यानी कि अगर यह कहा जाए ना, हर्षद मेहता ने देश को क्या दिया, सबसे पहले जो ये डीमैट अकाउंट की प्रक्रिया आप ऑनलाइन देख रहे हो ना, ये उसी की देन ही समझो आप। सरकारों को यह समझ में आया कि ये कागज पत्री का काम बंद करो, ऑनलाइन चलो, ताकि ट्रैक तो कर पाओगे कि क्या चल रहा है। यही इसी कारण है कि डीमैट अकाउंट केवल ऑनलाइन खुलते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दिया है। दूसरी जो चीज है मैंने जो आपको बताई यहां पर, कि सरकारों में बैंकों के ऊपर जो बहुत जबरदस्त निगरानी होना शुरू हुआ, सेम डे ट्रांजैक्शन होगा, बॉन्ड सारे डिजिटलाइजेशन जो है ना वो उसके बाद होना शुरू हुआ है। उससे पहले तक कुछ भी नहीं होता था, केवल कागज पत्री चलती थी। ये उसकी देन है, यानी कि हम ठोकर खा के कुछ सीखे तो हैं, हम डिजिटल हो गए उसकी वजह से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यह खेला खेल कहां रहा था। ठीक है, अब साहब जब बात निकलकर बाहर आई, इसको पुलिस ने मैडम के कहने पर गिरफ्तार किया। मैडम ने शिकायत की, इनके खिलाफ जांच बैठना शुरू हुई, इनकी जो संपत्ति है वो जब्त होना शुरू हुई। इनके अंदर एक 18 कारें इनके पास हुआ करती थी। ये एक कार है, ओपन खुलने वाली कार है, जिसे आप देख रहे हैं। लोग बड़े कौतूहल से इनकी गाड़ियां नीलाम वलाम होने लगी। तो एक तरह से जब ये बात खुलकर आई, अब अचानक आप ये सोचो कि आपको पता चले कि यार इस प्रोडक्ट की तो वैल्यू ही नहीं थी, हमने इतना पैसा क्यों दे दिया इस प्रोडक्ट को। आप इस बात से घबरा गए, मैंने इतना पैसा क्यों दे दिया इस प्रोडक्ट को। आप घबराए ना तो मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया तो कितने लोगों का नुकसान हुआ आप ये सोचो। क्यों? क्योंकि सबको लगने लगा कि यार मैंने तो उस कंपनी के शेयर खरीदे थे, रियल में वो इतने के थे कि नहीं थे। आपको कौन बताएगा कि इतने के थे कि नहीं थे। आप तो घबरा गए ना भाई जी।
जी हां, और मैं इसीलिए कह रहा हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी साथियों से सब्सक्राइब करा लो। कारण क्या है कि यही सब बातें हम इस चैनल पर करेंगे। बातें बाजार की असल में है क्या, अवेयरनेस, कि आपको यह बताया जाए कि क्यों इसमें जाना चाहिए, क्यों भाई मैं सोच क्यों रहा हूं। फाइनेंशियल लिटरेसी, कोई जिद नहीं कर रहा, पकड़ नहीं रहा आप शेयर मार्केट में जाओ। इवन मैं तो मना करूंगा कि ट्रेडिंग मत करो, लेकिन पता रहे आपको, कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। अचानक जैसे ही पता चलो, अरे यार ये शेयर तो इतने का था, आपको डर हो गया अचानक कि मैंने तो यार अच्छी कंपनी का खरीदा था, पता नहीं ये भी तो बबल नहीं है, पता नहीं इसमें भी तो हर्षद मेहता का पैसा नहीं लगा है, आप उसको भी बेच रहे हैं। और मार्केट की एक बहुत गंदी नेचर होती है, जब उसमें बिकवाली आने लगती है ना, हर आदमी डर जाता है, और वो जैसे ही डरता है ना, वो तुरंत खटाखट 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 बेचना शुरू करता है, और मार्केट धड़ाम 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 नीचे। तो जिन्होंने हजार हजार के शेयर खरीदे थे वो 100 के रह गए, 0 के हो गए, पैसा माइनस में चला गया, इल्ले भाई हो गया। समझ गए, ये हुआ था हर्षद मेहता स्कैम। जब भाई साहब इसके ऊपर केस होने शुरू हुए, फाइनेंशियल ये मतलब भारत के बाहर के कई अखबारों में, बड़े अखबारों में ये खबर छपी थी, शायद ये वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी इसके बारे में, ये आप देख लीजिए। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ये व्यक्ति बाहर आता है, इसके ऊपर 72 आपराधिक मामले, 600 से ज्यादा दीवानी मामले इस पर दर्ज हुए। ये व्यक्ति आकर कहता है, क्या कहता है, बोले साहब बात ऐसी है, आप लोग मुझे गिरफ्तार तो कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये जान लो कि मैंने रिश्वत दी थी। किसको दी थी? बोले मैंने नरसिम्हा राव जी को, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इनको 1 करोड़ रुपए दिए थे। ये कौन सी समय की बात है? 1991, जिस समय देश में एलपीजी रिफॉर्म आ रहे थे, हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये पब्लिक में बोला आकर के। ये जेठमलानी जी, राम जेठमलानी जी देश के सबसे बड़े वकील हुआ करते थे, वो इन्होंने वकील के रूप में हायर कर रखे थे हर्षद मेहता ने, ठीक है। और भाई साहब ये पब्लिकली आके क्या बोलता है कि मैंने नरसिम्हा राव को पैसे दिए थे 1 करोड़ रुपए। अब भाई साहब कोई इस बात का सबूत तो होता नहीं है, देखो रिश्वत का कोई सबूत नहीं होता। ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव की बहुत बेइज्जती हुई, इस समय किरकिरी क्यों हुई? क्योंकि कारण क्या था कि उन दौरान नरसिम्हा राव पर आरोप लगा था कि उन्होंने जेएमएम के सांसदों को रिश्वत दी थी अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए। अब रिश्वत तो साहब कभी ऑनलाइन होती नहीं है, वो तो चली कैश में रही थी, और जब कैश में चल रही थी तो कैश की खबर इसने दे दी कि मैंने पैसे दिए। यानी ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री तक को रिश्वत देता था। सोचो आप, यानी जो पैसा जिसको चाहिए दो, मुझे तो मार्केट चलाना है। खैर ये खबर बाद में बाहर आती है, मतलब ये खबर आती है, इसको फिर ये जमानत पर बाहर भी आ जाता है। फिर 2001 में इसको फिर से गिरफ्तार किया जाता है, केवल एक केस में, बाकी सब पे इसको जमानत मिल गई थी। एक केस में इसको 2001 में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, और उसी दौरान इसको हार्ट अटैक आया। ऐसा बताते हैं कि हार्ट अटैक आया था। लोगों का आरोप है कि इसको जेल में मरवा दिया क्योंकि ये बहुतों के राज खोल सकता था। ऐसा कई जगह कुछ तरह तरह के आरोप लगे। तो ये फाइनली जो है, ये व्यक्ति जो है रहस्यमयी मौत के साथ 5 साल की जेल हुई थी इसको फाइनली, क्योंकि इसने अपनी नजर में तो कुछ गलत किया ही नहीं था। इसने कहा कि भाई मैंने तो क्या किया, मार्केट के शेयर खरीदे बेच दिए, मेरे पास पैसा था तो मैंने खरीद लिए, सरकार दिक्कतें बैंकों में थी तो मैंने बैंकों के साथ काम किया। और जेठमलानी जी इसकी बात को बहुत अच्छे से रख भी रहे थे। भाई देखो, एक तरह से इसके नजरिए के हिसाब से अगर बात करो तो ये क्या बोल रहा है, ये केवल ये कह रहा है भाई बैंकों के बीच में गड़बड़ थी, मेरी थोड़ी थी, मैंने तो पैसे ले लिए क्योंकि बैंकों में चलता था, ऐसे मैं ब्रोकर था तो मैं ये काम कर सकता था, कर रहा था। दूसरा, शेयर मार्केट के सारे शेयर खरीद लेना ये कोई बुराई थोड़ी है, बिग बुल यही तो होता है जो सब खरीद लें। मैं बिग बुल था तो ये स्वीकार करता है। तीसरी बात, ये इसी कारण ये हर केस से मुक्त होता चला गया। और रही बात कि जब शेयर खरीद लिए मैंने और भाव बढ़ने लग गया, शेयर तुमने मार्केट बनाया क्यों है? मार्केट इसीलिए बनाया कि भाव चढ़ रहा था, मैं वही तो काम कर रहा था। ये हर तरह की चीजों से मुक्त होता चला गया। अंत में इसको केवल 5 साल की सजा हुई थी। लेकिन ये, क्योंकि जब इसने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया ना, तो फिर लोगों को लग गया कि बेटा तुम अब सीमा लांघ गए हो। और फिर इसके ऊपर कहते हैं कि 31 दिसंबर 2001 की रात में इसके सीने में दर्द उठा और ये जेल के अंदर ही मर गया, मुंबई जेल के अंदर मर गया, ठीक है। इसके परिवारजनों ने भी इसके कई आरोप लगाए, लेकिन कौन सुनता है। अब एक बार अगर आपका कभी सजा वजा हो जाए तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है ना, इसीलिए राजनीति बहुत ऊपर होती है। आपके बाद भी राजनीति चलती है, लेकिन राजनीति इसके साथ तो परिवार में था नहीं कुछ ऐसा। तो खैर कोई नहीं। जो मैडम थी जिन्होंने ये सब बातें निकाली, सुचेता, उन्हें 2006 में अब्दुल कलाम साहब ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था कि इनको, क्योंकि आपने इस चीज को बाहर निकाला था। उम्मीद है आप सभी साथियों को, सुजाता ने यह बात लिखी थी कि मेहता के साथ दिक्कत यह थी कि उसे कभी अपना फॉर्मूला नहीं बदला, वो इस बात को भांपने में नाकाम रहा कि उसका पुराना जादू। खैर ठीक है। एक बार ना इसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी हर्षद मेहता की, जिसमें ये भालू को चने खिला रहा था। भालू बोले तो बियर, स्टॉक मार्केट का बियर, कि जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम भी अब ऊपर लेके जाओगे। ये बहुत ही अपने कन्विक्शन को लेकर बड़ा स्ट्रांग था और उसी के साथ ये मर गया, चला गया इस दुनिया से। फिलहाल के लिए हमने हर्षद मेहता आपसे डिस्कस कर लिया है। सहारा हम डिस्कस कर चुके हैं अंकित इंस्पायर इंडिया पर। सत्यम और केतन पारिक और शारदा IL&FS ये और घोटाले हैं जो इसी से जुड़े हैं। तो आने वाले समय में हम इनको भी करेंगे, और आप और हमसे क्या सुनना चाहते हैं वो जरूर बताएं, क्योंकि असल में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपको सब पता होना जरूरी है, और वो काम हम आपके साथ जुड़कर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, और अगर आया हो तो आपसे उम्मीद करते हैं
कि आप इसे अपनत्व से और उतना ही प्यार देंगे, और उस प्यार के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये बच्चा, अगर कोई छोटे से छोटा बच्चा हो ना घर का, उसे भी दिखाइए, और घर के जो 50 साल से ऊपर के बड़े लोग हैं ना, उन्हें भी दिखाइए। ये चैनल ऐसा है कि ये आप कुछ करते हैं नहीं करते हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, आप स्ट्रगलर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, सबको दिखाइए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जितना ज्यादा हो सके साझा करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। धन्यवाद।